आप सभी का स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच सुधांशु। मैम, सबसे पहले हम ये पूछना चाह रहे थे कि मतलब जो भारत में एमबीबीएस करते हैं उसके बाद वो फॉरेन चला जाते हैं, इस पे मैम आपका क्या विचार है? हाँ देखो, सबको अपना चूज करने का राइट है, वैसे ही वो भी ये चूज कर पाते हैं बहुत बार। एंड वो आगे प्रोग्रेस करते हैं बाहर जाके, अगर उनको अपने लेवल का, जैसे कोई बहुत मेहनत कर रहा है सालों तक कुछ अर्न करने का, कुछ अचीव करने का, अचीव करने के बाद भी अगर उनको काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल जो एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो नहीं मिलता है, या फिर जो पे उनको चाहिए जिसके लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, अगर वो नहीं मिलता है तो वो चूज़ करते हैं कि क्यों ना बाहर शिफ्ट हो जाया जाए। तो लेकिन सबके मैम, हाँ, कुछ इससे मैम दिक्कत ये है कि मतलब जो भारत के लोग हैं तो उन्हें फिर तो वो फायदा नहीं होता है जाके। अगर वो विदेश चले जाते हैं तो फिर जो भारत के लोग हैं तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे पृथ्वी पे, तो कहीं ना कहीं फिर वो उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसमें सरकार को या फिर मतलब जो जा रहे हैं डॉक्टर, दोनों में मतलब कुछ तो समझौता करना चाहिए ताकि वो यहाँ रहें। गवर्नमेंट से देखो, बहुत सारे डिमांड्स के बाद भी गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा इस बारे में करना नहीं चाह रही है ना। पहला, पे स्केल में इंक्रीमेंट बहुत कम है जितना होना चाहिए, जितना वर्किंग आवर है, जितना इनपुट है, उसके कंपैरिजन में पे स्केल गड़बड़ है। दूसरा चीज़ ये है कि जो आजकल वायलेंस बढ़ रहा है उसके लिए भी इतना डिमांड्स, इतना करने के बाद भी कोई रिटर्न दिख नहीं रहा है। कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, बहुत माइनर इनिशिएटिव्स हैं जिनसे कोई आउटपुट पॉजिटिव आ नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली इतना मेहनत करने के बाद कोई नहीं चाहता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में सस्टेन करें। तो कुछ लोग चूज़ करते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं। यू कैन डिनाई दैट, आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा उसके लिए। यस मैम। और ये बात भी मैम उतना ही सच है कि मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंस देख सकते हैं। मतलब जो जिनके पास पैसा हो, जो सक्षम हो, वो कभी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्रीफर नहीं करते हैं, मतलब ये हॉस्पिटल को प्रीफर नहीं करते हैं दिखाने के लिए। तो फिर मतलब इस दोनों में जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसे फिर कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको ख़त्म करना है, मेन कारण है कभी भी डॉक्टर्स की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग नहीं प्रेफर करें, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली फैसिलिटीज़ कम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते। बहुत बार ऐसा होगा कि उसी IQ एंड उसी इंटेलिजेंस के लेवल की डॉक्टर्स ही आपको हर जगह मिलेंगी। वही डॉक्टर्स है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनफैक्ट हम भी चूज़ करते हैं हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना। Yes. कहीं ना कहीं हमारे जिनसे हम सीख रहे हैं, हाँ, लेकिन वो government हाँ, medical ये बात तो सच में पढ़ना प्रीफर करते हैं लेकिन दिखाना प्रीफर नहीं करते हैं। दिखाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ सफाई उस लेवल की नहीं है ना। तो इन्फेक्शन का इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम अच्छा पे करना पसंद करते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिले, तो इसलिए हम बहुत बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने का एक ही ये है कि आप गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी लेवल इन सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ भी उतना ही हो जितना प्राइवेट का है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है ना मैम कि मतलब तो सरकार को उन पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मतलब चाहे स्टाफ बढ़ाना हो या फिर अभी मतलब अभी तुम आसपास में देख पाओगे कि तुम जब हमारे OTs में जाओगे तो सामान खत्म है। आपको IV सेट नहीं मिलेगा, आपको BT सेट नहीं मिलेगा, आपको कैनुला नहीं मिलेगा। तो इन सब मिनिमल रिसोर्सेज में अगर हम काम कर रहे हैं तो obvious सी बात है, कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी, डिफरेंस। हाँ, एक मेरी दोस्त थे, वो अभी बोली कि मतलब जैसे कोई प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में कोई जाता है तो एक बेड पे एक नर्स देते हैं। इवन यहाँ हालात सरकारी में ऐसा है कि 10 से 15 पेशेंट को एक नर्स देख रहे हैं। तो ऊपर से अगर वहाँ मेडिसिन भी अवेलेबल होता है, भले पैसा लगे, लेकिन यहाँ वैसा कोई सुविधा नहीं होता है। वही कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई पे करने को तैयार है तो फैसिलिटीज भी उसी इक्वल का डिमांड करेगा, तो वो प्रेफर करेगा कि प्राइवेट में जाए। बट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपना गेम थोड़ा करना पड़ेगा टू मैच दैट लेवल। क्योंकि देखिए मैम, सरकार तो सब टैक्स उतना ही भर रहे हैं, इवन ज़्यादा ही अब भर रहे हैं। आप जैसे अमेरिका वगैरह कंट्री से अगर भारत से कंपेयर करें तो अमेरिका में मतलब हेल्थ के नाम पे टैक्स आपसे नहीं लेते हैं, लेकिन भारत में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो टैक्स में जाता है। इवन चाइना में भी वो टैक्स नहीं जाता है, मतलब वो लेते हैं, वो अलग सोर्स से लेते हैं, लेकिन हेल्थ के नाम पे आपको उतना फैसिलिटी देंगे ताकि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भारत में टैक्स देने के बाद भी अगर आप उनकी सुविधाओं का उपलब्ध नहीं उठा पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना टैक्सेशन के बाद भी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, जितना हर इंसान को मिलना चाहिए, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड हेल्थ केयर, वो अभी तक भी डेफिसिट में है। लेट्स सी गवर्नमेंट लुक्स एट दीज थिंग्स एंड चाहे तो इसको इम्प्रूव करे। ओके, तो मैम आपसे ये और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मतलब मैम जैसे कोई MBBS किया, ठीक है, उसके बाद वो अगर नीट PG के पहले नीट PG करते हैं तो अभी
मतलब पीजी में भी कौन सा ब्रांच अच्छा है, किसमें करना चाहिए? ब्रांच कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमेशा ब्रांच आपका एक तो कि आपका कितना इंटरेस्ट है किसी काम को Yes. करने में। हो सकता है आप डॉक्टर ना कुछ और बनना, पेंटर बनना चाहते हो, बट आप एक बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली वैसे ही है मेडिकल में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सब एक ब्रांच का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है कि कोई एक न्यूरो सर्जन है तो वो क्यों है और क्या कितनी ज़रूरत है उसकी। तो आप अपने कैपेबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट एंड अपने स्किल्स को वे करके आप चूज कर सकते हैं आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैम जैसे पहले होता था कि मतलब सर्जरी वगैरह का रैंक बहुत मतलब ऊपर जाता था। हाँ वो तो हाँ, है लेकिन अभी अभी के टाइम में कुछ 4-5 साल में देखा ऐसा गया है कि रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ये सब क्या कहते हैं, ये सब कुछ ज्यादा ऊपर जाने लगा। रीजन उसका ये है कि पहले एक वो जो चार्म है ना बीइंग अ सर्जन जी, वाला, जी, उसकी वजह से उसका रैंक बहुत अच्छा। बट अब जो है विद टाइम लोग अपना लाइफ बैलेंस लाइफ जीना पसंद करते हैं, जैसे उनको टाइम मिले हर चीज़ के लिए, जहाँ वो अपने फैमिली को टाइम दे पाए, पे स्केल अच्छा हो, थोड़ा आराम भी कर पाए, वो एक बैलेंस सही लाइफ बात। चाहिए, है ना, सही बात। थोड़ा एडिक्वेट स्लीप हो। बीइंग अ सर्जन आपका बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी चाहिए होता है, इसमें बहुत सारा टाइम आप देते हैं एंड लाइफ थोड़ा थोड़ा मिसमैच रहता है इन अर्ली ईयर्स, लेटर तो हो जाता है हमारा। तो इस वजह से रेडियोलॉजी लोग चूज करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं सर्जरी मतलब सर्जरी वगैरह में अगर कुछ आपसे बाय मिस्टेक भी कुछ हो गया पेशेंट के साथ तो वो आपके लिए इलेक्शन ले लेता है, तो इससे भी मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिक्कत होता है। और जैसे कि अब रेडियोलॉजी में हो गया, डर्मा में हो गया, ये सब में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है कि मतलब ज़्यादा चूज करने का। हाँ कहीं ना कहीं वायलेंस एंड पेशेंट एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोग प्रेफर करना कम प्रेफर करें, स्पेशली डॉक्टर्स, क्योंकि इसी एक्सपोजर की वजह से बहुत बार क्या होता है कि आप इसी पेशेंट को ज़्यादा, अटेंडेंट को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता उस बारे में, एंड हर एक चीज़ जो वो नहीं पता है उसका भी बर्डन डॉक्टर पे डाल देते हैं कि आपकी वजह से ये आपकी वजह से हुआ है। तो ये वायलेंस का भी रीज़न है कि पेशेंट एक्सपोजर, अटेंडेंट एक्सपोजर डॉक्टर धीरे धीरे कम प्रेफर करते हैं। बट ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप ये चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें आप नहीं चूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने ऑप्शंस वे करते हैं, देन चूज़ करते हैं कि आई वांट टू बी सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट और तो मैम कहीं ना कहीं देखिए मतलब जैसे डॉक्टर मतलब दिन में और रात में मतलब जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं उसे एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन अभी तक मतलब सरकार के द्वारा ऐसा भी कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया गया है। जहाँ तक हमको लगता है कि ये बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि मतलब डॉक्टर को मतलब वो सारी मतलब प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पेशेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे वो रात में जग करके कर रहे हो या फिर दिन में जग करके कर रहे हो, अपना रात में सोना छोड़ के ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद भी उसे उस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो मतलब सरकार को इस पर एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए। मैम इस पर आपका क्या विचार है? देखो अभी रिसेंटली जो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही क्या सैडनिंग एग्जाम्पल है, जो आरजीकर मेडिकल, हेलो रुक जाओ तो कर लेना। तो अभी जो सबसे सैडनिंग एग्जाम्पल है हमारे पास आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मतलब हम खुद अपने कॉलेज में ही लगभग कितने दिनों तक हम बैठे हुए थे, 1-2 वीक तक बैठे हुए थे स्ट्राइक पे, हमने काम रोका हुआ था, भले इमरजेंसी चल रही थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लोग 2-3 महीने तक बैठे रहे, बट उसका रिटर्न अभी तक हमारे पास नहीं है। अभी तक ये नहीं पता है कि किसने क्या किया। इनफैक्ट एडवोकेट जो है उन्होंने गिव अप कर दिया कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो देख ही रहे हो, तो हाँ ये बात तो फिर उतना ही सच है, मतलब जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ बहुत ही ज्यादा वो गलत हुआ, और उसके बाद भी मतलब क्या कहते हैं जिस हिसाब से उस पर मतलब कानून का एक्शन होना चाहिए वो मतलब उसका 1% भी नहीं हुआ। मतलब जितना मतलब हमको लगता है कि अगर इतना आंदोलन नहीं होता या अगर इतना मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट है अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं करते तो हमको लगता है कि केस अब तक खत्म भी हो गया रहता है, या फिर मतलब इतना ज्यादा मतलब केस पे पकड़ नहीं आता। इतना करने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई मतलब उसका जो सही मतलब गुनहगार है वहां तक नहीं पहुंचा गया है, ना उसको सजा मिला है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा दोष है मतलब सिस्टम में। देखो बहुत बार चीजें बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रही होती हैं और शायद लोग मिलकर उसको दबाने की कोशिश करती हैं। उसी का एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है ये चीज़। अब नोबडी नोज क्या हुआ, क्योंकि अगर एडवोकेट वो केस नहीं लड़ना चाहता, हमारी सीबीआई जाने के बाद भी कुछ चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है 90 डेज के बाद भी, तो देयर इज समथिंग वेरी बिग गोइंग ऑन। बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। तो वी डू नीड अ लॉ, एंड इसी वजह से लोग इंडिया छोड़ के इतनी मेहनत करने के बाद भी कौन चाहता है अपने घर से। सही बात है, मतलब अगर मतलब कोई अगर अब दूसरे की जिंदगी बचा रहा हो और उनके साथ ही कोई गलत कर दे तो मतलब तो खुद भी आना
नहीं चाहेगा ना। बिल्कुल। और इसकी सरकार भी जो मतलब भारत सरकार है वो भी मतलब कोई प्रोटेक्शन एक्ट मतलब स्पेशली बनाना नहीं चाह रहे हैं इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट इतना आश्वासन देने के बाद कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे, आप ड्यूटी कीजिए, बट उसका रिटर्न भी कुछ भी Return नहीं नहीं आया। हुआ। एक टास्क फोर्स बनी है, टास्क फोर्स ने कहा कि वी डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन, है ना। हम हमारे को मतलब डॉक्टर्स को जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन की। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही डिसहार्टनिंग है। हाँ, सोचने वाली बात है, बट क्योंकि आए दिन ये खबर आते रहता है कि मतलब किसी अगर कोई पेशेंट मर गया, कोई डॉक्टर तो जान करके नहीं मारते हैं, वो अपने तरफ से उसको हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। अब वो भगवान तो है नहीं कि वो उसको जिंदा ही कर देंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी जो उनके परिजन होते हैं वो बहुत ऐसा केस अब देखने को मिलने लगा कि वो समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि डॉक्टर ही मार दिए, डॉक्टर की गलती है, वो उल्टा करके डॉक्टर को ही मार देते हैं। ये एक्चुअली इस वजह से होता है कि ये काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है ये कह कि हमारा मरीज तो सांस ले रहा था। सांस लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्रिटिकल स्टेज में नहीं हैं। आदमी जब तक मर नहीं जाता तब तक सांस लेता है ना। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो एक सही मरीज को लेकर, अगर आपका मरीज सही था तो आप अस्पताल क्यों आए थे। कहीं ना कहीं तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज का एंड एक डॉक्टर्स लेवल ऑफ असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। आपके असेसमेंट के हिसाब से एक पेशेंट सही है और हमारे असेसमेंट से हो सकता है कि इन द लास्ट स्टेज है। ओके, तो उस वजह से उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बहुत बार सारा गलतियों का ठीकरा जो है डॉक्टर पे ठोक देते हैं। उस वजह से उसका ब्लेम गेम चलता है, उस वजह से वो वायलेंस एंड फिर उनको मारना, उससे कुछ हो नहीं जाता। बट ठीक है, काइंड ऑफ फियर जो है हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है, हम एक्सेस करके किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते जहाँ पे हो सकता है कि हम ही को हार्म हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी, अटेंडेंट्स पेशेंट्स के लिए भी लेटर ऑन एक प्रॉब्लम ही होगा, जहाँ पे हमारा एक जो केयर गिविंग वाला जो नेचर था जिसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके पेशेंट के लिए करते थे, वहाँ पे अभी स्टेज आ जाता है जहाँ हम रुकना प्रेफर करते हैं। ये बात सच है वही कि मतलब कुछ हो जाएगा उल्टा तो उल्टा हम कोई और ये बोलेंगे इसलिए। Because you love to live ना, you want your life because you have a family, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो आप अपना जान देकर आप कुछ करना चाहते हैं। ये बात तो सही है। तो मैम जो सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए, जैसे पीजी के बाद अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं तो। देखो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम न्यूरो सर्जरी ओटी के बाहर बैठे हैं, तो न्यूरो सर्जरी ओटी इटसेल्फ इज स्किल डिमांडिंग ब्रांच, जिसके लिए आपको चाहिए साल लगाने पड़ेंगे आपको। और उस वजह से आप जैसे कैसे न्यूरो सर्जरी का अगर बताएं तो एमबीबीएस करने के बाद आप पीजी के लिए अपेयर होते हैं। पीजी का 3 साल आप यहाँ मेहनत करते हुए देते हैं, चाहे वो सर्जिकल ब्रांच में सर्जरी में करें, एनेस्थीसिया में करें, या फिर मेडिसिन में करें, फिर पीडिया में करें, गायनी में करें, इन सब में आप पीजी करते हैं। देन उसके बाद आप अगेन प्रिपेयर करते हैं 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है सुपर स्पेशलिटी के लिए। उसमें जैसे मेडिसिन में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप धीरे धीरे चेंजेस भी आते रहते हैं उसमें कि मेडिसिन एक फीडिंग ब्रांच किस सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए है। तो आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो गया, उसका फीडिंग ब्रांच कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, इन सब का है। सर्जिकल में आप न्यूरो सर्जरी चूज कर सकते हैं, एमसीएच अगर आप करना चाहते हैं तो न्यूरो सर्जरी हो गया, पीडियाट्रिक सर्जरी जो फीडिंग जिसके भी है। तो आप जब भी अपने स्किल एनहांसमेंट एंड obvious सी बात है थोड़ा सुपर स्पेशलाइज, जैसे आपको बच्चों से डील करना है उनकी सर्जरी करनी है, तो कहीं ना कहीं एक 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि जनरल सर्जरी में आप अपना टाइम स्पेंड करें। देन उसके बाद तो स्किल एनहांसमेंट के लिए एंड चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। यू हैव टू डील विद द लाइफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो मतलब कोई बोलते हैं कि जैसे राम भगवान का 14 वर्ष का वनवास होता है, तो मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट में भी लगभग 14 वर्ष लग ही जाता है। ठीक है, आप एमबीबीएस 5 से 6 साल मान लीजिए, ठीक है, फिर 3 साल पीजी मान लीजिए, फिर 3 साल आप सुपर स्पेशलिस्ट मान लीजिए। अगर उसमें बीच में 1-2 साल गैप आया तो मतलब 14 साल तो पूरी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, वो टाइम टेकिंग तो है ही। हमारा ब्रांच आप मेडिकल में घुसते हैं उसी दिन आप मान लेते हैं कि हमको इसी तरीके से जिंदगी भर पढ़ना है और जिंदगी भर काम करना है। लेकिन दूसरा फील्ड में फिर इतना टेंशन नहीं है। अगर आप दूसरा फील्ड किसी में भी जाइए, अगर आप यूपीएससी कीजिएगा तो एक बार जॉब ले लीजिए, बस पढ़ाई से नाता खत्म। इंजीनियरिंग कर लीजिए, एक बार जॉब ले लीजिए, पढ़ाई से नाता खत्म। लेकिन एक मेडिकल फील्ड ऐसा है कि आपको इसमें जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। ये मेडिसिन भी पढ़ने वाली बात ये है कि बाकी ब्रांचेस में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं एक तरीके से। हम अपने ब्रांच में हर टाइम एक एग्जाम हमारे लिए रखा हुआ होता है। जैसे आप एमडी कर रहे हैं तो 3 साल बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, 2 साल बाद के हमको एग्जाम देना है, देन फिर एक एमसीएच के लिए या एमडी के लिए एग्जाम देना है। तो
वो एग्जाम ओरिएंटेड वाला चलता रहता है। उसके बाद भी अप टू डेट रहना पड़ेगा कि मेडिसिन में क्या चेंज हुआ, इसमें क्या चेंज हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी का नाइट ड्यूटी हुआ तो वो भी जाना पड़ेगा, मतलब रात में नींद भी क्या करते हैं। वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, वो उसके लिए आप पहले दिन से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि लाइफ इज गोइंग टू बी लिटिल हेक्टिक। हाँ, विद टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं, बेटर होती जाती हैं, लेकिन अर्ली ईयर्स में आपको सीखने के लिए थोड़ा तो इनपुट देना पड़ता है स्टार्टिंग में तो मतलब। अच्छा मैम ये बताइए, जो मतलब अभी 11-12 से मूवी एमबीबीएस करने आ रहे हैं, नीट मतलब नीट यूजी करने के लिए, उस पे आप क्या क्या विचार है? काइंड ऑफ कंपटीशन। अब देखिए मैम, पहले क्या होता था कि मतलब जो है मेडिकल में बच्चे कम आते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल में ये देखा गया है कि मेडिकल में बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ गए हैं। जहाँ पहले फॉर्म 8 लाख 7 लाख 10 लाख तक भराते थे, अब 25-25 लाख तक नीट यूजी का फॉर्म भराने लगे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं जिस ईयर में अपीयर हो रही थी दैट वाज 2014। Yes. 2014 में 7 लाख बच्चे पे थे। इस साल 21 लाख है, 21 और 22। सो आप सोचो कि इतने सारे बच्चे हैं। आज क्या है, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, आपको एजुकेशन के रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है। हमारे टाइम में इतना कॉमन नहीं था, नहीं उस लेवल का ट्यूशन एंड कोचिंग एंड क्लासेस एंड टीचर्स आपको उस टाइम बहुत रीडली अवेलेबल नहीं थे। तो 7 लाख में भी कुछ लोग थे जो कि सीरियसली प्रिपेयर्ड होते थे। अभी 30 लाख में ऑलमोस्ट 15 लाख 10 लाख जो है ना सीरियसली प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। तो कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सीरियसली आप मेंटल स्टेटस वैसा रखो कि हमको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तब जाके आप बहुत ही कैजुअली अगर आप घुसना चाह रहे हैं जिंदगी में कि हाँ डॉक्टर बनने के चार्म के लिए, दैट इज नॉट चार्मिंग, क्योंकि आने के बाद और परेशानी पड़ेगा। एग्जैक्टली, आने के बाद ये खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होगा, खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म ही नहीं होगा। तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना है, जिंदगी भर मतलब मेहनत करना है तो ही वो इस फील्ड में आए, नहीं तो पहले छोड़ दे। बिल्कुल पहले ही मैं तो बोलूंगी कि अगर आपका थोड़ा सा भी 99.1% वाला भी है ना तो आप छोड़ दो, रहने दो। आप 100% श्योर हो कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, अदरवाइज ये बहुत ही रैट रेस काइंड ऑफ है। आप 2 साल करो, 12th तक प्रिपेयर करो, फिर आप प्रिपेयर करो 2-3 साल, देन यू गेट एग्जॉस्टेड, और फिर आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा मैम, एक बुराई और है, मतलब अब तो खैर कम हो गया, जैसे मतलब कोई फर्स्ट ईयर में पहले आते थे तो उसके साथ बहुत ज्यादा रैगिंग वगैरह का चांस होता था। अभी कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको मतलब किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में मिल ही जाता है कि रैगिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। जिस पर ये मेडिकल फील्ड में जब हम आए हुए थे, जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम काफी था ये। आपके टाइम में बहुत ज्यादा होगा, 2014 में तो बहुत ज्यादा था, और ये अब जाकर खत्म हो रहा है और हो भी जाना चाहिए। कारण ये है कि कोई भी ऑप्रेस्ड होने के लिए इतना मेहनत नहीं आता है ना, और किसी के मेंटल हेल्थ के साथ आपको इस तरीके से नहीं खेलना है। हाँ, तो दिस इज अ सीरियस कंसर्न। ये पीजी में भी होता है बहुत बार, बहुत जगह, क्योंकि आप पीजी में भी सुनते होंगे कि रेसिडेंट्स जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा रैगिंग के फॉर्म में ही नहीं आता है। बहुत बार वो वर्ड्स जिसमें आप किसी को सप्रेस करना चाहते हैं, उसके मेंटल स्टेटस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उसी स्टेट में रहता है। बट ये सीरियस है इशू, एंड ये कहीं किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद समबडीज लाइफ समवेयर। तो मैम आपको सजा की, जब मैम आप यूजी में आए थे तो मैम आपके साथ क्या होता मैम? मैं बता रही हूँ, मैं जब यूजी में आई थी तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरा मेंटल स्टेटस बहुत मतलब मेंटली में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। तो मैं आई थी तो ऐसा होता था कि मीटिंग बुलाई जाती थी, ठीक है, मीटिंग बुलाई जाती थी या इंट्रोडक्शन होता था। मतलब आइडियली बहुत खराब नहीं था स्टेटस। उस समय हमसे नाम पूछे जाते थे, कलर के हम ड्रेस पहनते थे जिसमें 3 कलर के ड्रेस होते थे। तो उस टाइम जैसे हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बोला गया था जिसकी वजह से हमको कुछ हार्म हो काइंड ऑफ। लेकिन अगर जहाँ भी ये है कि आप इसको हार्म कर रहे हैं, मारपीट और वो सब, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो सब नहीं। बट ठीक है, लेट दैट स्टोरी बी। मेडिकल लाइफ कैसा रहा अब तक का? मेरा मेडिकल लाइफ मेरा मेडिकल लाइफ MBBS वाज फन क्योंकि सबका होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग आप कुछ नहीं पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, मन करता है तो, नहीं मन करता है तो कभी कभी नहीं भी जाते हो, एंड एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, एंड बाकी टाइम में पढ़ते नहीं पढ़ते उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं बाकी टाइम में नहीं पढ़ने के। एग्जाम टाइम आपको ऑलमोस्ट हो सकता है वाइवा में यस नो वोमिटिंग नॉसिया खत्म हो जाता है, इसीलिए तो आप पढ़ते हो, फिर एंजॉय भी करते हो, घूमते हो, सब कुछ मतलब बहुत फन टाइम होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हुए रहते हो तो आप एग्जॉस्टेड माइंड से क्या होता है। लेकिन हाँ,
नियर द एंड फोर्थ ईयर आते आते तक फिर से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि आपको फिर एक एग्जाम देना है, फिर आपके क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, क्लिनिकल्स में जो भी आपने पढ़ा है वो आप देखना स्टार्ट करते थे ना, पीजी में पहुंचते फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी बहुत हेक्टिक होती है, आप दिन रात जाग रहे होते हो, बस कोई टाइमिंग नहीं है, स्लीप साइकिल की तो एमबीबीएस से ज्यादा भारी तो मतलब पीजी फर्स्ट ईयर पड़ गया होगा ना मैम, एमबीबीएस कुछ है ही नहीं, पीजी फर्स्ट ईयर में तो खड़ गया होगा। पीजी फर्स्ट ईयर तो मजे मजे करा था आपको, पूरे जो आपने मजे किए हैं उसके मजे पीजी फर्स्ट ईयर में मिल जाते हैं, देन आप कम सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, थोड़ा कम होता जाता ही है लेकिन फिर भी हेक्टिक तो है। देन आप एमसीएच में आते हैं, अगेन आपको ना कोई अपने अंदर पीजी मिलता है ना आपको इंटर्न मिलता है, फिर आप फर्स्ट ईयर जैसी जिंदगी एमसीएच फर्स्ट ईयर में या एमडी में, लेकिन फिर लेटर ऑन लाइफ धीरे धीरे स्मूथ होती जाती है, बिकॉज आप सीनियर होते जाते हैं, आपके अंदर बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत जूनियर्स काम कर रहे होते हैं, उनको सिखाने का काम आपका होता है, ओवरऑल सुपरविजन एंड हैंडलिंग ये सब, तो इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। बात तो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। मैम हाँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच सुधांशु, मुझे भी। बिल्कुल, अगर आप स्टार्ट फिर कभी कह रहे हैं मैम आपके साथ। Sure, sure.